आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया को लोहा मनवाने वाले ओशो ने पूरी दुनिया में तार्किक शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। गाडरवारा में ओशो अभिव्यक्ति यात्रा 2023 जिला प्रशासन के सहयोग से विश्व पटल पर ओशो हेरिटेज पर्यटन स्थल बनाने की मुहिम का पहला कदम शुरू हो गया। ओशो हेरिटेज के 8 पॉइंट के गाडरवारा में कायाकल्प होने जा रहा है। जिन स्थानों पर गाडरवारा में ओशो का बचपन बीता है, घंटों तक वहां पर रहते थे, इन स्थानों से ओशो को बहुत लगाव था। शक्कर नदी, रेलवे ब्रिज, मृत्युबोध लीला आश्रम, प्रभु निवासगंज प्राथमिक शाला, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं बावली साहब दास का बावड़ी का बगीचा शामिल किया है। इन स्थानों को महत्व को अवगत कराया जाएगा। गंज प्राथमिक शाला में गाडरवारा एसडीएम षष्ठी देशमुख के द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता की ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती की फोन पर लाइव वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा, ओशो के जिन स्थानों पर चिंतन एवं लगाव था उनके महत्व को बताया। जिन स्थानों का कायाकल्प होने जा रहा है उन स्थानों पर ऐसे व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। पर्यटन स्थल पर उनको सारी बातों का ज्ञान हो, क्या सच है क्या झूठ है, वह सभी सही बातें बता सकें। ओशो एक तार्किक व्यक्तित्व है, बुद्धिजीवियों को पसंद आते हैं। आम जनता भीड़ भाड़ को पसंद नहीं आएंगे। वहाँ पर जो आएंगे ध्यान करने के लिए आएंगे, ओशो के संदेश को सीखने के लिए आएंगे, ओशो की फिलॉसफी को समझने आएंगे। इन सब की सुविधा होना चाहिए, एक सामान्य पर्यटन स्थल ना हो। आगे क्या कहा शैलेंद्र सरस्वती ने, देखें पूरी खबर। गाडरवारा के इस समय मैं ओशो लीला आश्रम में उस स्थान पर बैठा हूं जहां ओशो को मृत्यु बोध हुआ था। सदी के महानायक, युग पुरुष, आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में लोहा मनवाने वाले ओशो ने पूरी दुनिया में तार्किक शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। आज मेरे साथ वार्तालाप में ओशो के छोटे भाई शैलेंद्र सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको शैलेंद्र सरस्वती जी का एक छोटा सा परिचय करवा। सन 2000 में डॉक्टरी का जॉब छोड़कर 22 साल से ओशो का ध्यान शिविरों का आयोजन एवं संदेश पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इस समय मेरे साथ सोनीपत जिले से श्री रजनीश धाम मंदिर से शैलेंद्र सरस्वती जी लाइव जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन शैलेंद्र सरस्वती जी। नमस्कार संजय जी, बहुत खुशी हुई आपसे ऑनलाइन जुड़कर। शैलेंद्र सरस्वती जी, शायद आपको जानकारी है क्या नहीं, जिस नगर में ओशो का बचपन बीता है, जिस नगर में ओशो ने अपनी बचपन की लीलाएं की हैं, उस नगर का कायाकल्प होने जा रहा है। जिन स्थानों पर ओशो ने घंटों व्यतीत किए हैं, उन्हें वहां ध्यान किया है, चिंतन किया है, खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हैं, जिला प्रशासन के सहयोग से उनका कायाकल्प होने जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या संदेश देंगे आप शैलेंद्र जी? संजय जी, थोड़े दिन पहले ही मुझे पता चला कि कलेक्टर मैडम श्रीमती बाफना जी इस दिशा में पहल की हैं, इनिशिएटिव ली हैं और गाडरवारा का नामकरण भी नया होने वाला है। और ओशो से जुड़े हुए जो उनके प्रिय स्थान रहे हैं, जहां उन्होंने बहुत समय बिताया है, उनको पर्यटक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। सारी दुनिया के इंटरनेशनल नक्शे पर गाडरवारा का नाम हो सकेगा और दुनिया भर के ओशो प्रेमी वहां पर आ सकेंगे, ऐसी सूचना मुझे मिली है और यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यह काम जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, चलो देर से ही सही, प्रशासन की नींद अब खुली है। बहुत सुंदर हो रहा है, शुभ हो रहा है। साधुवाद। शैलेंद्र जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी इस समय गाडरवारा में जो गाडरवारा नगर के लोग हैं, जो विश्व स्तर पर पटल बनने जा रहा है पर्यटन स्थल का, बहुत ज्यादा हर्ष है, खुशी है। जिन स्थानों पर ओशो के कायाकल्प होने जा रहा है, शक्कर नदी, शक्कर ब्रिज नदी के ऊपर है जो रेलवे का,
मृत्यु बोध लीला, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं इस स्थान का भी कायाकल्प होने जा रहा है। प्रभु निवास, जहां पर ओशो का परिवार जहां पर रहता था। पुस्तकालय, पुस्तकालय में भवन में ओशो की वहां घंटों से पुस्तकें पढ़ते थे। बावड़ी का बगीचा साहबदास का, जहां पर बावड़ी बनी हुई है, ओशो वहां पर जाते थे और सुना है कि रात को स्नान भी करते थे। ऐसे बहुत से स्थानों का कायाकल्प होने जा रहा है। सेलन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ओशो का शक्कर नदी से जो लगाव था, किस प्रकार का लगाव था? शक्कर नदी से ओशो का विशेष लगाव था। नदी के किनारे बैठकर उन्होंने बहुत समय बिताया है। उनको तैरने का बहुत शौक था और साधारण रूप से नहीं, बड़े खतरनाक ढंग से तैरने का शौक था। तो नदी के ऊपर जो रेलवे का ब्रिज है, वहां से वे छलांग लगाते थे, खासकर जुलाई अगस्त के महीने में जब शक्कर नदी में बहुत बाढ़ आई हुई होती थी। अब जैसी शक्कर नदी है, संकीर्ण धारा उसकी हो गई है, काफी सूख चुकी है। आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले ऐसी नहीं थी। मेरे बचपन में मुझे याद है, आज से 60 साल पहले भी शक्कर नदी काफी बड़ी हुआ करती थी। और ओशो तो मुझसे 24 साल बड़े हैं, तो उनके ज़माने में 80-85 साल पहले शक्कर नदी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। और बरसात में जब बाढ़ आती थी तो नदी की चौड़ाई इतनी हो जाती थी कि हम चौकी के स्थान से जब खड़े होकर देखते थे तो हमें दूसरा पार दिखाई नहीं देता था। करीब करीब 1 किलोमीटर चौड़ी बरसात में वह हो जाती थी। तो ओशो का बहुत शौक था कि बाढ़ आई नदी में, इस पार से उस पार जाना और उस पार से फिर वापस इस पार लौटना। निश्चित रूप से नदी के इस तीव्र प्रवाह में वे करीब 2-3 मील आगे निकल जाते थे, तब जाके उस पार लग पाते थे। फिर पैदल चलते हुए करीब 6 किलोमीटर चलेंगे, तो 3 मील तो वो जहां मिड पोजीशन में आएंगे, फिर 3 किलोमीटर और आगे जाके फिर वहां से छलांग लगाएंगे, तब जाके वहां पहुंच पाएंगे जहां से उन्होंने तैरना शुरू किया था। इस प्रोसेस में भी 2-2, 3-3 घंटे लगते थे और जान को खतरा रहता था। विशेषकर बाढ़ आई नदी में ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाना एक बहुत ही रिस्की, बहुत डेंजरस एक्ट था। लेकिन ओशो का अदम्य साहस, उन्हें किसी चीज से भय नहीं लगता, उनके लिए जीवन मृत्यु सब बराबर हैं। तो यह काम वे अक्सर किया करते थे। उनके संगी साथी दंग रह जाते थे देख कर कि ये क्या कर रहे हैं। वे अन्य मित्रों को भी प्रोत्साहित करते थे कि साहसी बनो, हिम्मत करो। तो ओशो का साहस वहां पर अदम्य रूप से प्रकट होता है। जिस बाढ़ आई नदी को देख के ही कोई घबरा जाए, सोच ही नहीं सकता कि हम कभी उस पार जा सकते हैं। स्वयं ओशो ने एक जगह जिक्र किया है, उस प्रवचन माला का शीर्षक है तृषा गई एक बूंद से। पहले इस किताब का टाइटल था शांति की खोज। उसके पहले ही प्रवचन में ओशो बताते हैं कि एक बार बाढ़ आई नदी में तैरते तैरते एक समय ऐसा आया कि अब लगा कि उस पार नहीं जा पाएंगे और बेहोशी छाने लगी। पूरी तरह से थक चुके थे, शरीर साथ देना बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ आगे का उन्हें पता नहीं। वो कहते हैं ऐसा हुआ कि अंधकार ही अंधकार छाता गया। ऐसा सघन अंधकार मैंने जिंदगी में कभी ना देखा था। अपने ही भीतर जैसे प्रवेश करते जा रहे। ये भी नहीं पता उस पार कैसे शरीर लगा। जब होश आया तब उन्होंने देखा कि उस पार रेत के तट पर वे पड़े हुए हैं। कैसे वहां पहुंचे पता नहीं। होश आया और वह स्मरण उनको आया कि इस बीच में क्या क्या उनको अनुभव हुए हैं, कैसे शरीर छूटता जा रहा था और वो अपने अंतरतम में, आत्मा में प्रवेश करते जा रहे थे। लगभग मृतप्राय अवस्था में पहुंच गए थे, फिर समहाउ रिवाइव हो गए। ऐसा कई बार होता है, पानी में डूबने वाले लोग फिर बच जाते हैं। तो ओशो ने इस पूरी घटना का वर्णन शांति की खोज नामक प्रवचन माला में किया है, जिसका नया नाम है तृषा गई एक बूंद से। तो जो मित्र पढ़ना अथवा सुनना चाहें उसके ऑडियो भी अवेलेबल हैं, वो स्वयं सुन सकते हैं कि ओशो का कितना लगाव था। एक और चीज मुझे याद आती है, ओशो के एक बचपन के साथी थे श्री श्याम सोनी। वे गोटे गांव में टीचिंग का काम किया करते थे। बाद में जब ओशो के समय उनके संग साथ वे घूमते फिरते थे। वे ओशो के जैसे ही सफेद रंग के खादी के कुर्ता पजामा पहनते थे। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। उन्होंने लिखा है एक बार अपने संस्मरण में कि सन 1948 की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी और रात को नदी के किनारे हम दोनों चुपचाप बैठे थे।
ऐसा बहुत कम हुआ था कि ओशो इतने लंबे समय तक चुप रहे। कोई 3-4 घंटे तक मौन छाया रहा। ये दोनों मित्र नदी किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा, उसकी आवाज सुन रहे हैं। ओशो क्या सोच रहे थे पता नहीं। फिर कोई 4 घंटे बाद उन्होंने मौन तोड़ा और उस पूर्णिमा की रात को उन्होंने कहा कि श्याम, अभी तक मैं जो सोचता था कि समाजवाद, साम्यवाद, कम्युनिज्म के आने से जन कल्याण हो सकेगा अथवा साहित्य के सृजन से कुछ क्रांति हो सकेगी, आज स्पष्ट हो गया कि ना तो साहित्य के सृजन से कुछ हो सकता, ना ही राजनीतिक उठापटक से कुछ हो सकता। इसके पहले मैं आपको यह भी स्मरण दिला दूं, हमारे 2 चाचा जी थे। एक चाचा जी साहित्यिक थे, श्री अमृतलाल जी चंचल, वो बड़े चाचा थे, और छोटे चाचा श्री शिखरचंद जी जैन, वो राजनीतिक रुचि वाले थे। ये दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। छोटे चाचा जी साम्यवादी प्रवृत्ति के ज्यादा थे। तो इन दोनों का प्रभाव ओशो पर था। उस समय इनकी उम्र 17 साल थी जिस दिन उन्होंने यह घोषणा की कि ना तो साहित्य से कुछ हो सकता और ना ही राजनीतिक उलट पुलट से कुछ हो सकता। मनुष्य का दुख इन बातों से दूर नहीं हो सकता। एक अलग ही मार्ग है और वह मार्ग है अध्यात्म। 17 साल तक ओशो का जीवन एक नास्तिक जैसा जीवन था, लेकिन उस दिन एक क्रांतिकारी मोड़ उनके जीवन में आया और यह घटना भी नदी के किनारे ही घटी। श्री श्याम सोनी के द्वारा लिखा हुआ वह लेख उस समय की पत्रिका में, ज्योतिषिखा नामक एक पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी, उसमें वह छपा हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण घटना भी नदी के किनारे ही घटी थी। और श्याम जी लिखते हैं कि अगले दिन से मैंने देखा कि मेरे मित्र रजनीश अब वो रजनीश नहीं रहे जो पहले थे। ना तो उनको साहित्य में रुचि रही, ना ही साम्यवादी विचारधारा में कोई रुचि रही, राजनीति से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। अचानक एक दूसरा ही मोड़ उनकी जिंदगी में आया। ध्यान और मेडिटेशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। अध्यात्म की दिशा उन्होंने उस दिन जैसे पकड़ी हो, एक टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में आया था। तो यह घटना भी शक्कर नदी के किनारे ही घटी हुई है। तो आपने पूछा शक्कर नदी से ओशो का लगाव, बहुत ज्यादा लगाव था। एक और रहस्यमयी घटना याद आती है जो मेरे बड़े भाई निकलंक जी ने मुझे बताई थी। गाडरवारा के एक सज्जन एक दिन आए निकलंक भाई के पास और कहने लगे कि बड़े भैया कहाँ हैं। बड़े भैया से मतलब रजनीश जी का। तो निकलंक भाई ने कहा कि बड़े भैया तो अभी नहीं आए हैं। बोले नहीं, ऐसे कैसे नहीं आए, मुझे तो रामघाट पे मिले थे। तब निकलंक भैया को याद आया कि आज रात उन्होंने एक सपना देखा था और सपने में उन्होंने देखा कि शक्कर नदी पुकार रही है, ओशो को बुला रही है। ये बड़ी विचित्र बात थी, नदी कैसे बुलाएगी, नदी कैसे पुकारेगी, लेकिन नदी को एक स्त्री रूप में, क्योंकि सपने में तो कोई चित्र बनेगा, कोई छवि बनेगी, तो शक्कर नदी को उन्होंने देखा कि वह पुकार रही है, ओशो को बुला रही है कि आओ। यह घटना रात को घटी और सुबह आके इन सज्जन ने कहा कि बड़े भैया से मिलना है। तो निकलंक जी ने कहा कि बड़े भैया तो नहीं आए हैं अभी। वो कहने लगे कैसे नहीं आए, सुबह सुबह हम रामघाट पर नहाने गए थे, वहां तो वो मिले थे, तो अब तो घर आ चुके होंगे वो। तब निकलंक भैया को समझ में आया कि शक्कर नदी की जैसे कोई आत्मा, कोई सूक्ष्म शरीर ओशो को पुकार रहा था और इन सज्जन ने रामघाट पे जिन ओशो को देखा वो ओशो का सूक्ष्म शरीर रहा होगा। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि ओशो का और शक्कर नदी का आपस में कितना लगाव था, कि ओशो जब फिजिकल बॉडी में नहीं सही लेकिन फिर भी एस्ट्रल बॉडी में सूक्ष्म रूप से भी नदी के पास आते थे, नदी से उन्हें गहन लगाव था। दूसरी बात मैं रामघाट के बारे में कहना चाहूंगा। ओशो के पहले शायद वहां कोई स्नान करने नहीं जाता था, वो गांव से दूर भी है, बीच में कोई रास्ता भी नहीं है, पतली पतली पगडंडियां हैं, पहाड़ी जगह से जाने में खतरा भी है और वहां पानी बहुत गहरा है, तो नौसिखिया व्यक्ति तो वहां कहीं जा नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओशो ने ही वह जगह खोजी जहां पर सबसे गहरा पानी शक्कर नदी में है। फिर बाद में धीरे धीरे अन्य लोग जाने लगे, वह जगह फेमस हो गई, उसका नाम रामघाट हो गया। शायद पहले कोई नामकरण उसका नहीं था ओशो के पहले, ये नामकरण बाद में हुआ, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, तो रामघाट उसका नाम हो गया।
फिर मेरे पिताजी, चाचा जी, वो भी जाते थे। मुझे अपने बचपन की जो याद है वो मैं आपसे बताऊं। मेरे पिताजी और उनके एक मित्र थे पिताजी के, श्री लक्ष्मण दास जी खजांची, ये दो लोग वहां पर नियमित रूप से आते थे। पिताजी मुझे भी सुबह से उठा के ले जाते थे नहाने के लिए। मुझे भी बड़ा मजा आता था रामघाट पे जाके। पहले तो मिट्टी पूरे शरीर में लेप करना, मेरे फादर को नेचुरोपैथी का शौक था, तो ना केवल पेट पर मिट्टी, पूरे शरीर में मिट्टी, बाल भी उसी से लगाते थे, सब कुछ उसी का यूज करते थे, उसी से कपड़े धोते थे, साबुन की तरह वह काम करती थी। फिर धूप का इंतजार करते थे कि सूर्योदय हो, बड़ा सुंदर माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। फिर वो मिट्टी जब सूख जाती पूरी, तब फिर हम लोग नदी में कूदते थे और शरीर को धोते थे। तो ये हमारा रोज का क्रम था। रामघाट की मिट्टी से ही मंजन करते थे, कोई अन्य टूथब्रश या टूथपेस्ट या बाजार के मंजनों का उपयोग नहीं किया है। करीब करीब मैंने 20 साल तक मिट्टी का ही उपयोग किया है। मेरे दांत अभी 68 साल की उम्र में भी बिल्कुल सही सलामत है, एक भी दांत खराब नहीं हुआ। आज तक कभी डेंटिस्ट को नहीं दिखाना पड़ा है। ओशो भी वहां की मिट्टी से ही दंत मंजन किया करते थे, उनको भी वह बहुत पसंद थी। तो रामघाट के साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी, बड़ी प्रेमपूर्ण यादें हैं। जी आनंद जी। और ओशो के जमाने में भी हमारे पिताजी और खजांची जी मिलकर कुछ डोनेशन देते थे और वहां रामघाट पर एक सीमेंट का पाट बना देते थे। लेकिन अक्सर ये होता था कि 2-3 साल के बाद वो बाढ़ में बह जाता था। अभी मुझे पता नहीं वहां की स्थिति क्या है। तो ओशो के जमाने में तो सब बिल्कुल नेचुरल था, कुछ आर्टिफिशियल नहीं था, सीमेंट कंक्रीट का कुछ भी वहां नहीं था। और मैंने भी वहीं पर तैरना सीखा है, तो मुझे भी बड़ी प्यारी प्यारी स्मृतियां रामघाट की अपने मन में बैठी हुई हैं। जी आनंद जी, शक्कर नदी मैंने देखा है। ओशो के सन्यासी आते हैं गाडरवारा में शक्कर नदी पर, तो उस वो रेत जो है जिसमें ओशो ने नहाया है, ओशो उस रेत पर खेले हैं, उस रेत को माथे पर लगाते हैं। वो शक्कर नदी का जो पत्थर होता है उसको चूमते हैं, माथे पर लगाते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा, जो विदेश से सन्यासी लोग आते हैं। जी हाँ, वहाँ की हर चीज़ हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो जाती है। जिस रेत पर, जिन पत्थरों पर ओशो के कदम रखे होंगे ओशो ने, निश्चित रूप से हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक भावनात्मक लगाव उससे हो जाता है। एक तो शक्कर नदी का नाम ही इतना प्यारा है, इतना मीठा है कि शायद मुझे उसी की वजह से डायबिटीज़ हो गई है। मैंने भी शक्कर नदी में खूब मजे लिए हैं। तो निश्चित रूप से शिष्यों के लिए जहाँ उनके गुरु के कदम पड़े हैं वह जगह एक तीर्थ स्थान हो जाती है। और मैं चाहता हूँ अभी प्रशासन ने जो कदम उठाया है, इसके परिणाम स्वरूप गाडरवारा का न केवल नाम ही बदल जाएगा, बल्कि वह एक तीर्थ स्थान के रूप में सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार बोध गया प्रसिद्ध हो गया है, इस प्रकार भगवान कृष्ण की वजह से मथुरा वृंदावन प्रसिद्ध हो गए हैं, इस प्रकार भगवान राम की वजह से अयोध्या मूल्यवान हो गया है, ठीक ऐसे ही ओशो के शिष्यों के हृदय में कुचवाड़ा और गाडरवारा का भी वही मूल्य है। बहुत जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अब गाडावारा नगर भी पूरी दुनिया में जिस प्रकार से वृंदावन है, अयोध्या है और भी क्षेत्र हैं, इस नगर को भी जाना पहचाना जाएगा। गाडरवारा में जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ सैलन जी, इस स्थान का नाम है ओशो लीला आश्रम में मृत्यु बोध। यह शक्कर नदी के किनारे जस्ट बना हुआ है। इस स्थान पर ओशो घंटों बैठते थे, चिंतन करते थे, ध्यान करते थे। और जिस स्थान पर मैं बैठा हूं, इसी स्थान पर ओशो को मृत्यु बोध हुआ था। तो वह जो घटना थी, इस संबंध को कैसी क्या घटना थी शैलन जी, आप बताइए। यहाँ एक बहुत पुराना जरा जीर्ण सा मंदिर हुआ करता था, मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं। उस मंदिर में ओशो बैठकर ध्यान किया करते थे। अक्सर वे लेट जाते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सांप गुजर गया, उनकी पेट पर से चढ़ के दूसरी ऊपर चला गया और वे लेटे हुए हैं। उन्होंने उसको ना तो हटाया, ना भगाया, ना स्वयं ही विचलित हुए। तो घंटों घंटों यहाँ पर लेटकर उन्होंने ध्यान किया है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते थे, टोटली रिलैक्स्ड। और एक स्थिति ऐसी आती थी धीरे धीरे कि सारी जीवन ऊर्जा भीतर सिकुड़ जाती। ओशो ने फिर यह विधि समझाई भी है कि कैसे इसको करना। संकल्प पूर्वक, विल पावर से अगर हम सोचें कि मेरी चेतना सिकुड़ रही है तो शरीर से भिन्न हो जाती है। जैसे नारियल की खोल, और नारियल जब सूख जाता है तो भीतर अलग हो जाता है खोल से, ऐसी ही हमारी आत्मा शरीर की इस खोल से अलग हो जाती है।
छोटी हो जाती है और बहुत कोशिश की जाए, संकल्प किया जाए कि अब यह देह के बाहर निकल जाए, तब ऐसा भी हो जाता है कि अचानक भौतिक काया तो नीचे पड़ी रहती है और यह सूक्ष्म काया शरीर के बाहर हो जाती है। तब पहली बार अपने अमृत आत्मा का एहसास होता है। यह पता चलता है कि यह भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो कोई और ही हूं। मैं तो दूर से दृष्टा बना उस शरीर को देख रहा हूं, जैसे आईने में अपनी छवि को देखता हूं। तो मैं तो देखने वाला दृष्टा हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं। ओशो को यह बोध इसी स्थान पर पहली बार हुआ था। बाद में तो फिर अनेक अनेक बार वह घटना घटी है। सागर में जब वो पढ़ते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ एक पहाड़ी है छोटी सी, जहाँ पर 3 बड़े बड़े वृक्ष थे। उसमें से एक वृक्ष ओशो ने चुना था जो सबसे ऊंचा था, और उस पेड़ पे चढ़ के साधना किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि बैठे बैठे वहां आधी रात को जब ध्यान कर रहे थे, अचानक भौतिक शरीर नीचे गिर गया और आत्मा ऊपर ही रह गई। बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। शरीर वो नीचे पड़ा है और मैं ऊपर से देख रहा हूं। मैं कौन हूं? एक रहस्यमय अनुभव। फिर सुबह सुबह 2 महिलाएं गांव से जो दूध लेकर आती थी हॉस्टल में बच्चों के लिए, वो निकली। उन्होंने देखा कि शायद कोई बेहोश है, कि मर गया है, क्या हुआ है। उन्होंने आके हाथ रखा माथे पर और तुरंत ही वह सूक्ष्म शरीर वापस फिजिकल बॉडी में आ गया और ओशो उठकर बैठ गए। इस घटना का वर्णन ओशो ने मैं मृत्यु सिखाता हूं नामक प्रवचन माला के पहले प्रवचन में किया है। जहां पर आप बैठे हैं ओशो लीला आश्रम में, यही वह जगह है जहां पहली बार उन्हें मृत्यु बोध हुआ था। कोई मर गया, जैसे शरीर मर गया, और कोई है जो इसको जान रहा है। तो एक बात तो पक्की है, जो जान रहा है वही नहीं मरा, वह अमृत स्वरूप है। तो मृत्यु के काले अंधकार में भीतर वह चेतना का सूरज चमकता हुआ नजर आता है। मृत्यु के कंट्रास्ट में, याद रखिएगा हमेशा चीजें कंट्रास्ट में नजर आती हैं। रात को अंधेरा होता है आकाश में, तो चांद और तारे चमकते हैं। तारे दिन में भी होते हैं लेकिन चमकते नहीं, क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है। तो ओशो ने फिर यह विधि सबको बताई कि शरीर को छोड़ दो मृतवत। ओशो की एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक अन्य किताब का नाम है अंग्रेजी में द आर्ट ऑफ डाइंग। एक किताब का नाम है मरो है जोगी मरो। एक किताब का शीर्षक है राम द्वारे जो मरे। यहां पर इस मरने की बात कर रहे हैं कि शरीर को इतना निष्क्रिय, इतना ढीला छोड़ दो, मानो मर ही गया। और अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि इसके कंट्रास्ट में तुम अपने अमृत स्वरूप को जानोगे, जो न कभी मरता है, जिसका न कभी जन्म हुआ। ओशो ने अपनी समाधि पर लिखवाया है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कभी जन्मे न कभी मरे। ये किस ओशो की बात कर रहे हैं? उस चैतन्य स्वरूप ओशो की। शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो जन्मा है, शरीर तो मरेगा नियमानुसार, लेकिन कोई है जो इसका साक्षी है। सिर्फ वह चैतन्य न कभी जन्मता न कभी मरता। इसका पहला पहला एहसास ओशो को शक्कर नदी के किनारे इस मंदिर में हुआ था जहां अभी आप बैठे हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, गाडरवारा में गंज प्राथमिक शाला, वहां पर हाथी गेट बना हुआ है। मैंने ऐसा सुना है कि जब ओशो का नाम लिखा रहा था बचपन में, तो उन्होंने कहा था जिस स्कूल में हाथी गेट बना हुआ है उस स्कूल पर मैं पहली बार जब जाऊंगा तो हाथी के ऊपर बैठकर जाऊंगा। गंज प्राथमिक शाला का भी कायाकल्प होने जा रहा है। ये जो पूरी घटना है हाथी गेट और ओशो की, वो कैसी क्या है शैलेंद्र जी? हाँ जी, उस स्कूल में जो बहुत बड़ा दरवाजा बना हुआ है जिसको हम एलिफेंट गेट या हाथी द्वार कहते हैं, तो ओशो ने जब देखा कि यहाँ पर हाथी द्वार है तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ से कभी कोई हाथी गुजरा है क्या। पता चला आज तक तो वहाँ हाथी नहीं आया। फिर ओशो ने आग्रह किया कि जब स्कूल में हाथी द्वार नामक द्वार है तो फिर कम से कम एक बार तो वहाँ से हाथी गुजरे, तो मुझे हाथी पर बिठाकर ही स्कूल में ले जाओ एडमिशन कराने के लिए। ओशो बड़े आग्रही थे और वो जो चीज़ एक बार ठान लें अपने मन में वो करवा के ही रहते थे। नामकरण पे से याद आया कि ओशो ने जो अपना खुद का नाम रखवाया उस समय, वो भी उन्होंने बहुत आग्रह किया। बचपन में उनको राजा कह के पुकारते थे। 7-8 साल तक वो नाना नानी के वहां रहे थे। फिर नाना जी की मृत्यु हो गई तो वो गाडरवारा आ गए माता पिता के गांव में। जब स्कूल में जाने का समय आया
तो सोचा कि इनका नामकरण कुछ किया जाए। ओशो ने आग्रह किया कि मेरा नाम ऐसा रखना जो आज तक किसी का नहीं था। अब ये बड़ी मुश्किल की बात थी। शब्दकोश में तो जितने भी नाम हैं वो तो ऑलरेडी किसी के रखे जा चुके होंगे। ओशो ने कहा मेरे लिए नया नाम बनाओ। हमारे परिवार में हमारे बड़े चाचा चंचल जी वो साहित्यिक प्रवृत्ति के थे, कवि थे, तो उनसे निवेदन किया गया कि आप इसके लिए एक नया शब्द बनाइए, क्योंकि पुराना शब्द तो काम आएगा नहीं, वो तो यूज हो चुका, नया शब्द बनाइए। तो चाचा जी ने एक नया शब्द गढ़ा, रजनी यानी रात, और रजनीश इसका भावार्थ उन्होंने किया कि रात्रि का देवता अर्थात चंद्रमा। तो एक काव्यात्मक उपमा, एक नया शब्द गढ़ा गया। ओशो के पहले किसी का नाम रजनीश नहीं था, बाद में तो कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं, विशेषकर ओशो सन्यासियों ने अपने बच्चों के नाम रजनीश रखे हैं। ओशो के पहले ऐसा कोई शब्द ही नहीं था, ये एक नया गढ़ा हुआ शब्द है। अभी भी आप भाषा कोश में देखने जाएं, आज से 40-50 साल पहले छपी हुई कोई डिक्शनरी में उसमें रजनीश वर्ड नहीं मिलेगा। तो ओशो एक आग्रही प्रवृत्ति के थे, जो उन्होंने ठान लिया वो करवा के रहते थे। उन्होंने अपना नया नाम रखवाया। उन्होंने हाथी द्वार का नाम भी सिद्ध कर दिया कि सही है, इसमें से हाथी गुजरता है, एक बार गुजरा है। गंज प्राथमिक शाला में हाथी पर बैठकर ओशो गए। पुस्तकालय, गाड़ावारा में पुस्तकालय है शरण जी। पुस्तकालय, पुस्तकों से भी ओशो का काफी ज्यादा लगाव था, घंटों से लाइब्रेरी जाकर पुस्तक पढ़ते थे। पुस्तक पढ़ने का ओशो को बचपन से ही शौक था। अब गाड़ावारा की जो पुस्तक है, पुस्तकालय है, उसका ओशो से कैसी क्या लगाव था, इसके संबंध में शैलेंद्र जी बताइए आप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुस्तकालय का ये नियम था कि एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 किताबें इश्यू करा सकता है। ओशो का कहाँ काम चलना था 2 किताब से। उन्होंने 3 कार्ड बनवाए, एक स्वयं के नाम का, एक छोटे चाचा जी शिखर चंद जैन के नाम का, और एक छोटे भाई विजय कुमार जैन के नाम का। तो ओशो 3 कार्ड का इस्तेमाल करते थे, तो एक बार में 6 किताब इश्यू हो जाती थी। सब पे रिसीव करने वाले ओशो का ही दस्तखत हैं सब जगह, लेकिन 6 किताब इश्यू हो जाती थी। ओशो कैसे पढ़ते थे इतनी किताबें, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया, और लगता भविष्य में भी कभी समझ नहीं आएगा। इतनी सारी किताबें पढ़ते थे। और ओशो के जमाने में तो बिजली भी नहीं थी, गाडरवारा में लालटेन में पढ़ा करते थे। और मैंने ये देखा है कि जब ओशो किताब पढ़ रहे हैं, तब अगर कोई मिलने आ गया है तो उन्होंने तुरंत किताब वहीं बंद की। उनके पास एक पेंसिल रहती थी जिसमें एक तरफ ब्लू और एक तरफ रेड रहता था, तो उससे वो अंडरलाइन करते थे, कभी स्टार मार्क करते थे, और किताब पढ़ने के बाद उसमें दस्तखत भी किया करते थे। अगर कोई आया है मिलने तो तुरंत उसको अटेंड करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, किताब वहीं बंद कर देंगे, पेंसिल लगा के बीच में जिस पेज पे उन्होंने खत्म किया है। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि सामने वाले को इग्नोर करके वो अपनी किताब पढ़ते रहे हों। तो समय ही बहुत कम बचता था, क्योंकि उनसे मिलने वाले इतने आते थे, उनके यार दोस्त इतने ज्यादा थे, और अन्य एक्टिविटीज भी उनकी बहुत ज्यादा थी। तो वो कैसे इतनी सारी किताब पढ़ते हैं, एक आश्चर्य की बात है। और याद रखिएगा 10 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है। हमारे पिताजी कहते थे बच्चों की उम्र जो है बचपन की, खेलने कूदने की है, पढ़ाई लिखाई बाद में करेंगे। तो सबको लेट स्कूल भेजा गया। तो ओशो 10 साल की उम्र में स्कूल गए हैं, तो 58 साल में तो वो विदा हो गए। और करीब 5 साल पहले विदा होने के उनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई थी, चश्मा लग गया था, तो उन्होंने फिर चश्मा लगाना पसंद नहीं किया। थोड़े दिन लगाने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने किताब पढ़ना ही छोड़ दिया। तो ऐसा समझिए कि लगभग 10 साल से लेकर 52 साल तक, यानी टोटल 42 ईयर्स, इसमें उन्होंने किताबें पढ़ी। फिर हम ये भी सोच सकते हैं कोई प्राइमरी स्कूल से तो किताब नहीं पढ़ने लगेंगे, कम से कम 4वीं-5वीं क्लास आते आते कोई बच्चा ऐसे योग्य हो पाता है कि किताब पढ़ पाए। तो वास्तव में उन्होंने मुश्किल से 38 साल किताबें पढ़ी हैं, और 38 साल में 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी जो उनकी लाइब्रेरी में पर्सनली मौजूद हैं। इसमें वो काउंट नहीं है जो उन्होंने गाडरवारा में पढ़ी थी। हमारे पिताजी ने एक कमरे में सिर्फ अलमारी ही अलमारी लगवाई थी, उस कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ अलमारी, ताकि ओशो अपनी किताबें रख सकें। इतनी किताबें वो खरीदते थे, और पुस्तकालय की 6 किताबें रोज वहां से लेते थे। ये कैसे वो पढ़ते थे, कैसे उनको सब स्मरण रहता था। और केवल पढ़ते ही नहीं थे, शाम को
जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल के बीच में जो फुटबॉल पे ग्राउंड है, वहां बैठते थे अपने मित्रों के संग और चर्चा करते थे, बताते थे कि उन्होंने जो किताब पढ़ी है उसमें सारांश उसका क्या है। न केवल इतना, अगर कोई चीज की आलोचना करनी है वह भी वो करते थे कि इस किताब में लेखक ने यह बात ठीक नहीं लिखी, क्या ठीक लिखा है इस पर भी टिप्पणी करेंगे, और अगर कुछ आलोचना करने योग्य है तो उसकी आलोचना भी करेंगे तर्क सहित। धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि पहले तो उनके हम उम्र लोग शाम की इस बैठक में शामिल हुआ करते थे। बाद में जब थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों को पता चला, सीनियर स्टूडेंट्स को पता चला कि लड़का इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता है, बड़ी उम्र के लोग भी आने लगे सुनने के लिए कि ओशो क्या कह रहे हैं। तो जो भी उन्होंने पढ़ा है उसका सारांश उन्होंने बताया है, उसमें क्या बात उनको ठीक लगी और क्या बात ठीक नहीं लगी वह भी उन्होंने समझाई है, दूसरों को बताई है। तो गुरु होने की जो ट्रेनिंग कहें, जो बड़े होके वो दुनिया को समझाए, वो एक्चुअली तो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी और पुस्तकालय ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतनी सारी किताबें ओशो पढ़े। और एक बात और बता दूं, पुस्तकालय से उनको कितना लगाव था गाडरवारा के। जब गाडरवारा की मैट्रिक तक की पढ़ाई समाप्त करके वो जौलपुर पढ़ने के लिए गए, तब पर्सनल लाइब्रेरी में उनकी स्वयं की खरीदी हुई जितनी किताबें थीं वो सारी की सारी किताबें उन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय में भेंट कर दी। उनमें से बहुत किताबें अभी भी बची हुई हैं जिनमें ओशो के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं, और ये भी देखा जा सकता है कि ओशो के हस्ताक्षर साल दर साल कैसे बदलते चले गए। बाद में तो वो ऐसे चित्रात्मक हो गए कि पहचानना मुश्किल है कि क्या लिखा है। लेकिन अगर हम पुस्तकालय की किताबों में ओशो के दस्तखत देखें, क्योंकि ओशो दस्तखत के साथ हमेशा तारीख और सन भी लिखते थे, तो हम ईयर बाई ईयर देख सकते हैं कि ओशो की लिखावट में कैसे परिवर्तन आया और वो दस्तखत जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो पुस्तकालय की महिमा भी ओशो की जीवन के साथ जो जुड़ी हुई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक से ओशो का कितना क्या लगाव था पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता है उसने कितनी लाख पुस्तकें पढ़ी हुई। सेलिन जी, जो कि गाडरवारा में एक बावड़ी है संत साहब की, जहां पर बगीचा रहता था। ओशो उस बगीचे में मित्रों के साथ कहीं अकेले घंटों से दिन में या शाम की समय जब उनकी इच्छा होती थी वहां फल तोड़ने जाते थे। और जिसकी बावड़ी थी संत साहब की, वो उनको भगाते भी थे, उनसे बहुत नाराज भी होते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि शायद उनसे उनकी दोस्ती हो गई और फिर उनने उनको कभी भी फल तोड़ने के लिए मना नहीं किया। वही जो बचपन की घटना है, शायद आपको मालूम हो। जी, ओशो ने स्वयं एक प्रवचन में इसका वर्णन किया है। ओशो ने स्वयं प्रवचन में इसका वर्णन किया है, और ओशो के जो संस्मरण हैं बचपन के वो एक किताब में संकलित हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ ए गोल्डन चाइल्डहुड, जिसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है स्वर्णिम बचपन के नाम से। तो इसमें संत कबीर साहब के जो महंत वहाँ रहते थे, बगीचे की देखभाल करते थे, वो पूरी घटना ओशो ने बताई है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ओशो ने जितने खूबसूरत अंदाज से उसको बताया है, सबसे अच्छा हो कि हम उनकी ही वाणी में सुने या किताब में पढ़ें, क्योंकि मैं कहूँगा वो सेकंड हैंड बात हो जाएगी। जब फर्स्ट हैंड उपलब्ध है, वो बड़ी प्रीतिकर घटना ओशो ने बताई है कि कैसे महंत जी को उन्होंने फुसलाया और फिर महंत जी ने उनको अलाउड कर दिया कि आप कभी भी आ सकते हो और वहां पर स्नान कर सकते हो। वो मना इसलिए करते थे कि उसी का पानी वो पीते थे, तो उनका कहना था कि आप इसमें स्नान मत करिए, ये पानी खराब हो जाता है इसलिए वो मना करते थे। लेकिन ओशो, मैंने कहा कि जो उन्होंने संकल्प ले लिया वो करके ही रहते थे। एक बात और आपको बता दूं कि प्रभु निवास जहां है, यहाँ तो ओशो बाद में शिफ्ट हुए, ये मकान उस समय नहीं थे, बहुत बचपन में। ओशो जो बावड़ी वाली घटना बता रहे हैं, ये उस समय की है जब हमारे दोनों चाचा जी की जहाँ दुकान है वो हमारे संयुक्त परिवार का निवास स्थान था, और ये जो बावड़ी है ये उस मकान के जस्ट पीछे सड़क के उस पार है। तो ओशो के लिए वो बहुत नज़दीक थी, कभी भी आ जा सकते थे, तो रात को भी नहाने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। तो ओशो ने यह पूरी घटना बहुत ही प्यारे अंदाज से स्वयं सुनाई है, और मैं निवेदन करूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं वो ओशो की वाणी में ही सुने अथवा पढ़ें। आपको यह भी बता दूं कि ओशो की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में ई बुक के रूप में ओशो फ्रेग्रेंस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, और ओशो के सारे ऑडियो वीडियो प्रवचन
oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बावड़ी वाली घटना भी बड़ी प्यारी घटना है। चलिए अगला सवाल संजय जी। गाडरवारा में ओशो का जिन जिन स्थानों पर गए हैं ओशो, वहाँ कुछ ना कुछ तो जो लीला बोलते हैं, या जो पर वहां पर जो घंटों से बैठते थे, कुछ ना कुछ आज भी जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ बहुत से सन्यासी लोग मुझसे आते हैं जिन स्थानों पर, आज भी आते हैं, वहां पर एक एनर्जी रहती है, एक अलग ही महसूस होता है। आज मैं जिस स्थान पर बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ लाइव, यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। गाडापारा पर्यटक विश्व स्तर पर बनने जा रहा है, हेरिटेज जिन स्थानों को कायाकल्प हो रहा है। शैलेंद्र जी, आपके हिसाब से किस प्रकार का पर्यटन स्थल गाडापारा को बनना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी कोई बुद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है, उसके आसपास जो ऊर्जा तरंगें, एनर्जी वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो सालों साल तक, सदियों सदियों तक उस स्थान को प्रभावित रखते हैं। वहाँ के कण कण में, रोम रोम में वह बात समझ आती है। भगवान बुद्ध को हुए 2500 साल हो गए, आज भी उस बोधि वृक्ष की शाखाएं विश्व के जगह जगह पर लगाई गई हैं, सुरक्षित रखी गई हैं, और उनके नीचे बैठकर जब बौद्ध भिक्षु साधना करते हैं तो ध्यान बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध का सहयोग मिल गया। यही सीक्रेट है तीर्थ स्थल का। तीर्थ स्थल का अर्थ है जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति चला है, फिरा है, बैठा है, उठा है, बोला है, मौन रहा है, उसकी भाव तरंगें, उसकी चेतना वहां की जगह कण कण में समा गई है, और उन तरंगों को आज भी महसूस किया जा सकता है। तो आपने पूछा है कि यह पर्यटन स्थल किस प्रकार का होना चाहिए। यह तीर्थ स्थल के रूप में होना चाहिए, एक सामान्य टूरिस्ट सेंटर नहीं कि जहां लोग आए, गपशप की, फोटो उतरवाई और चले गए। नहीं, ये फोटो उतरवाने के लिए नहीं है, ये गपशप करने के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन के लिए पिकनिक स्थान नहीं है। ये तो ध्यान में डूबने के लिए, भक्ति भाव से ओशो से जुड़ने के लिए ऐसी जगह निर्मित होनी चाहिए। तो मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ओशो से जुड़े हुए स्थानों को तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित करें, ताकि लोग उस भाव दशा से आएं। शक्कर नदी के किनारे जब बैठें तो नदी की आवाज सुने, ऐसे कि जैसी ओशो ने सुनी होगी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, ओशो ने अपनी फोटो बायोग्राफी की जो किताब है उसका शीर्षक रखा है द साउंड ऑफ रनिंग वाटर, बहते हुए प्रवाहमान जल की ध्वनि। तो नदी को सिर्फ नदी की भांति ना लें, वह कुछ हमसे कह रही है, कुछ हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय का जोड़ बन रहा है। उस जोड़ को महसूस करें। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ओशो लीला आश्रम, यहां ओशो की वे तरंगे मौजूद हैं जो पहली बार मृत्यु बोध के समय उनको हुई थी। वो तरंगे आज भी मौजूद हैं, और जब पर्यटक वहां आए तो पर्यटक के रूप में नहीं, ध्यानी के रूप में, मेडिटेटर के रूप में आए, टूरिस्ट की भांति नहीं। टूरिस्ट की भांति उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो ध्यानी के रूप में आता है तो हो सकता है उसको भी मृत्युबोध घटित हो जाए और अपनी अमृत चेतना का एहसास हो जाए। यदि पुस्तकालय कोई जाए तो इस भाव से ना जाए कि मैं जाके वहां की किताब पढ़ूंगा। नहीं, ओशो को जो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, स्मरण रखिए, वह किताबों से नहीं, विचारों से नहीं, मन की स्मृति को बढ़ाकर नहीं, बल्कि मन के पार जाकर हुआ है। ओशो ने किताबें पढ़ी, खूब ज्ञान एकत्रित किया, आत्मज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान अलग बात है। वह इसलिए उन्होंने अपने मन में संग्रहित किया क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से वे अपने भीतर के एक्सपीरियंस को एक्सप्रेशन दे पाएंगे। भीतर जो परमात्मा की अनुभूति हुई है उसको लोगों तक अभिव्यक्ति दे पाएंगे। तो अनुभूति, अभिव्यक्ति कैसे बनेगी? उसके लिए तो भाषा में कुशल होना होगा, उसके लिए तो आपको व्याकरण आनी चाहिए, उसके लिए तो आपके पास शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आधुनिक ज्ञान, आधुनिक विश्व में जो है उससे आपको परिचित होना चाहिए, ताकि आप उस आधुनिक भाषा में बोल सकें। तो ओशो ने जो अध्ययन मनन किया है वो आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति के लिए, अनुभूति के लिए नहीं। इट इज नॉट फॉर एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथेंटिक सेल्फ, बट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
तो पुस्तकालय कोई जाए तो इस भांति ना जाए कि पढ़ने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए, नहीं, मन के पार जाने के लिए, विचारों के पार जाने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए। ठीक इसी प्रकार ओशो ने जहां निवास किया है उस घर में एक मंदिर की भांति जाए। मंदिर में प्रवेश हो रहा है, पर्यटक के रूप में जूता चप्पल पहने पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं। स्नान करके आइए, जब आपका मन शांत और प्रफुल्लित है तब आइए, अपने जूते चप्पल और अपना दिमाग बाहर छोड़ जाइए और भीतर अमनी अवस्था में हृदय की संवेदनशीलता को लेकर प्रवेश करिए। इन चौखट ने, इन दरवाजों ने, इन दीवारों ने ओशो के वाइब्रेशंस को पिया है। आप भी बैठकर महसूस कर सकते हैं वो वाइब्रेशंस आपके ऊपर बरस रहे हैं, ओशो की कृपा बरस रही है, और अचानक आप एक दूसरे लोक में पहुंच जाएंगे, इस संसार से परे एक दूसरे ही सूक्ष्म लोक में प्रवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था हो कि यह साधारण जगह नहीं है, यह एक मंदिर है, यह एक तीर्थ स्थान है, और यहां आने की ये शर्तें हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आप इस भाव दशा से आएंगे तो आप कुछ अदृश्य पकड़ पाएंगे, अन्यथा ऊपर ऊपर की चीजें तो कोई खास अर्थ नहीं रखती। मकान मकान है, नदी नदी है, सड़क सड़क है, वो तो सब जगह दुनिया में है, वो कोई खास बात नहीं है। असली बात वो जो ओशो की तरंगे हैं उनको कैच करना, उनके प्रति संवेदनशील होना है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कुछ इस प्रकार का इंतजाम किया जाए कि वहां कोई ध्यानी लोग देखभाल करने वाले हों, जो ये सारी सूचनाएं आने वालों को दे सकें, एक माहौल, एक वातावरण ऐसा क्रिएट कर सकें कि वहां आके कोई गपशप ना करे, बातचीत ना करे, मौन में डूबे, ध्यान में डूबे। कोई उनको निर्देश देने वाला हो कि ध्यान क्या होता है। कई लोग ऐसे भी आएंगे जिनको ओशो के बारे में, ध्यान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ी सी प्रशिक्षण जरूरी है, तभी जाके वह एक तीर्थ स्थान के रूप में निश्चित रूप से विश्व प्रसिद्ध हो सकेगा। ये सूक्ष्म तरंगें ग्रहण करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से लोग वहां आने लगेंगे। जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं फूल के आसपास, ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा मुझे नजर आता है। शैलेंद्र सरस्वती जी, आपने हमसे बात की ओशो की बचपन की लीलाओं की, जिन स्थानों पर ओशो गए उन सब के संबंध में मुझे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सवाल पूछे तो मुझे भी अपने बचपन की सारी यादें एक बार जैसे पुनरुज्जीवित हो गई। फिर शक्कर नदी मेरी आंखों के सामने बह रही है, फिर प्रभु निवास का घर दिख रहा है जहां मेरा बचपन बीता है। मैट्रिक तक पढ़ाई मैंने गाडरवारा में ही की है। फिर से सब जैसे यादें हरी हो गई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।